बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। संसद परिसर में ये बैठक चल रही है। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। संसद परिसर में ये एनडीए की बैठक चल रही है। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक की ये तस्वीरें सामने आ रही है। नितिन नवीन ने पीएम का स्वागत किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संसदीय दल की बैठक की ये तस्वीर है, जिसमें आपको तमाम एनडीए के बड़े और दिग्गज नेता की मौजूदगी नजर आ जाएगी। प्रधानमंत्री समेत तमाम एनडीए घटक दल के बड़े नेता इस बैठक में शामिल है। अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह समेत दिग्गजों का जमावड़ा हुआ है। और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नवनिर्वाचित नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और उनके ठीक बगल में वो आपको बैठे हुए भी नजर आ रहे होंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वागत किया। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर मौजूद हैं और एनडीए संसदीय दल की बैठक आज हो रही है। पीएम मोदी का इस बैठक में स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले इस बैठक को काफी खास माना जा रहा है। बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको नितिन नवीन की दिखा रहे हैं, जहां नितिन नवीन का स्वागत हुआ है फूल मालाओं के साथ। प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और इस बैठक की शुरुआत उसके बाद की गई है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी और नितिन नवीन के स्वागत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों ने नितिन नवीन का स्वागत किया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर उनका स्वागत किया गया है एनडीए के संसदीय दल की बैठक में, जिसमें तमाम अलग अलग घटक दलों के बड़े नेता मौके पर मौजूद हैं। और देखिए, बिहार में इंटर की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पाली में आज गणित और दूसरी पाली में आर्ट्स की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा हो रही है। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है और कल पहले ही दिन कई जगहों पर सेंटर पर बवाल हो गया। दरअसल कई सेंटर पर छात्र छात्राओं की शिकायत सामने आई, जिसमें 1 से 2 मिनट की देरी के बाद भी उन्हें सेंटर में जाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनकी परीक्षा छूट गई। ऐसे में छात्र छात्राओं ने कल की घटना से आज सबक लिया है और सेंटर पर प्रवेश से पहले ही पहुंच गए थे, जिसकी वजह से आज समय की वजह से किसी भी छात्र को परेशानी नहीं उठानी पड़ी। हर जगह से पहली पाली में शांति से परीक्षा होने की खबर सामने आई है। इंटरमीडिएट परीक्षा का आज दूसरा दिन है और हम जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं परीक्षा देने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर ये नियम बनाया गया है कि 9 बजे तक ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाया जा सकता है। 9 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और उसके पहले देखिए, हम परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जितने भी जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि कल कई केंद्रों पर ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि कुछ बच्चे 9 बजे के बाद पहुँचे थे और उन्हें एंट्री नहीं दी गई। लेकिन आज चूंकि कल इस तरीके की तस्वीर सामने आई, आज ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ये पहले ही से पहुँच रहे हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पर परीक्षा केंद्र में जो छात्र हैं उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। यह तस्वीर हम कमला नेहरू बालिका उच्च मध्य विद्यालय की दिखा रहे हैं, जहाँ पर कल एक बच्ची पहुंची थी 9 बजे के बाद, लेकिन उसे परीक्षा केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया गया। लिहाजा आज सभी अभिभावक और जो छात्र हैं वो समय से पहुंचते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि परीक्षार्थी सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। छात्र और अभिभावक बीएसईबी के गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करें। परीक्षा में लेट लतीफी ठीक नहीं है। सही वक्त पर पहुंचने के लिए घर से आप पहले ही निकल जाएं। 1-2 मिनट की देरी आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। इस बात पर आप जरूर गौर फरमाइएगा और गौर ही नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से इसे आपको मानना भी है, क्योंकि इस बार नियम बदल दिए गए हैं। अगर आप जबरन घुसने की कोशिश करते हैं परीक्षा केंद्र में
तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, और अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो 1 साल नहीं बल्कि आने वाले 2 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल तक आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। बढ़ते आगे, इंटरमीडिएट की परीक्षा के दूसरे दिन सासाराम के परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले ही परीक्षार्थियों को पहुंचते देखा गया। दरअसल कल लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर 4 परीक्षार्थी विलंब से पहुंचने के कारण उनकी परीक्षा छूट गई थी, जिसके बाद कई परीक्षा केंद्रों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आज सभी परीक्षार्थी संभल गए हैं और समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। सासाराम के रोहतास महिला कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 9 बजे से पहले ही परीक्षार्थी परिसर में प्रवेश कर गए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से, जहां इंटर के 3 छात्र घायल हो गए हैं। सड़क हादसे में छात्र घायल हो गए, बाइक सवार 3 छात्र घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किऊल विचबे मुख्य मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीसराय से बड़ी खबर है, इंटर के 3 छात्र घायल हो गए हैं। सड़क हादसे में ये छात्र घायल हो गए, बाइक सवार 3 छात्र घायल हुए। किऊल विचबे मुख्य मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। लखीसराय से बड़ी खबर। और देखिए, आज बिहार का बजट पेश होना है। आज का दिन बिहार वासियों के लिए काफी अहम है। नीतीश सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बजट को पेश करेंगे। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बिहार के बजट पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई है और वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा भी पेश होगा। अहम योजनाओं और प्रोजेक्ट की घोषणा की जाएगी। आम लोग, किसान, कारोबारियों को बजट से काफी उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पेश होगा बिहार का बजट। नीतीश सरकार बजट को पेश करेगी और इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो उम्मीदें बिहार के लोगों को इस बजट से है, क्या उन उम्मीदों पर बिहार सरकार उतर पाती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, आज बिहार की उम्मीदों का बजट आ रहा है और ऐसे में बजट से पहले जो अटकलें हैं कि बजट से तय होगा एनडीए का रोड मैप, 10% से अधिक के इजाफे का अनुमान। मेन फोकस 1 करोड़ नौकरी का वादा है, क्योंकि आपको याद हो तो चुनाव के दौरान भी रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा। महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के कौशल विकास पर फोकस और नए पदों के सृजन के लिए विशेष आवंटन करने की बात सामने आ रही है। 3.5 लाख करोड़ तक का ये बजट हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। रोजगार, शिक्षा, सड़क पर फोकस होगा। महिलाओं के स्वरोजगार पर फोकस होगा। सड़क और कृषि उद्योग को रफ्तार मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर फोकस होगा। टेक हब और औद्योगिक विस्तार पर जोर दिया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी उम्मीदें हैं जो इस बार के बजट से बिहार के लोगों को है और इन उम्मीदों पर बिहार सरकार का पिटारा खुलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वित्तीय वर्ष बजट साइज का अंतर क्या होगा, ये हम आपको बता देते हैं। 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो 2.18 लाख करोड़। देखिए, साल दर साल क्या क्या बजट साइज रहा है बिहार सरकार का, वो हम आपको बताते हैं। 2021-22 में 2.18 लाख करोड़ और 53,000 करोड़। वहीं 2022-23 की अगर हम बात करें तो 2.37 लाख करोड़ प्लस 19,000 करोड़। 2023 और 24 की अगर हम बात कर लें तो 2.62 लाख करोड़ प्लस 25,000 रुपए करोड़। और 2024 और 25 की अगर हम बात करते हैं तो 2024-25 में 2.78 लाख करोड़ प्लस 16,000 करोड़। 2025-26 की अगर हम बात करें, यानी कि इस साल के बजट की जो बात हो रही है वो है 3.17 लाख करोड़ प्लस 39,000 करोड़। तो आप देखिए, ये साल दर साल बजट का जो साइज है वो बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, सभी आंकड़े करीब में हैं। नोट हम आपको ये भी दे दें, लेकिन बात यह है कि बढ़ते ही जा रहा है और ये बजट का आंकड़ा अगर बढ़ता है तो जाहिर तौर पर बिहार के विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी। बढ़ते आगे, लोक भवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा अल्पाहार का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई विधायक और मंत्री शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि ये एक अच्छी पहल है। बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने अल्पाहार का आयोजन किया। माननीय राज्यपाल महोदय का जो कार्यक्रम आज है, स्वागत हम करते हैं। एक अच्छी पहल, अच्छा प्रयास जाकर के है। इससे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश जाता जाकर के है। मुझे काफी खुशी हो रही है
कि माननीय राज्यपाल महोदय ने सभी माननीय विधायकों को, माननीय मंत्री को बुलाया है, तो स्वागत करते हैं। जी, ये परंपरा है काफ़ी सालों से। जब बजट सेशन होता है तो महामहिम राज्यपाल के तरफ से सभी को अल्पाहार पर बुलाया जाता है, तो एक मिलन भी हो गया, महामहिम से भी मुलाकात हो गई और सारे विधायक आपस में। ये परंपरा बहुत सालों से है, जब से एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से यह परंपरा जो है चालू हुई है। और देखिए, संवेदना की मौत के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। सभी महिला और गर्ल्स हॉस्टल की जांच होगी, आवासन और आश्रय गृहों की जांच कराई जाएगी। मुख्य सचिव डीजीपी को लेटर लिखा गया है इस बाबत, और महाधिवक्ता कार्यालय में लेटर लिखा गया है। महिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनेगी। महिला कर्मियों की टीम इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, संवेदना की मौत हॉस्टल में ही हुई है, और हॉस्टल में ही जो कुछ भी हुआ उसके बाद सरकार काफी ज्यादा गंभीर है। एक्शन लगातार लिया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर। और इसी बीच इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि संवेदना की मौत के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? कैसे जांच पड़ताल की जाएगी? क्या आधार होगा जांच पड़ताल का? देखिए, ये जो जांच पड़ताल है इसको लेकर के महाधिवक्ता कार्यालय से जो है एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ साथ सभी प्रमंडल के जो आयुक्त हैं, उनके अलावा डीएम, एसपी, एसएसपी सभी को ये पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र के माध्यम से जितने भी हॉस्टल्स हैं जहाँ पे छात्राएं रहती हैं, उनका विधिवत तरीके से पूरे तौर पे जांच जो है वो किया जाए। और चूंकि इस खबर को लगातार न्यूज 18 चला रहा था, दिखा रहा था, और हॉस्टल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल खड़े किए गए न्यूज 18 के द्वारा। और उस खबर का ये असर है कि अब जो महाधिवक्ता हैं उनके तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। बताते चले कि जो मृतक है, पटना रेप संदिग्ध मौत मामले से जुड़ा हुआ घटना है, उसको लेकर के जो मृतक के जो परिजन है उन्होंने एक याचिका दायर की थी पटना हाई कोर्ट में। हालांकि उस याचिका में जो है ये बातें अपील की गई थी कि इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच अब सीबीआई को देने का सरकार ने फैसला किया है, इसकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके निगरानी में जांच हो। हालांकि इस याचिका को कोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने खारिज किया, लेकिन महाधिवक्ता को ये निर्देशित किया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और इसकी पूरी विधिवत जांच कराई जाए, और एक प्रणाली जो है वो तय किया जाए कि जो गर्ल्स हॉस्टल्स है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या मानक होंगे, किस तरह से गाइडलाइन जारी किए जाएंगे, और अब तक जो है सुरक्षा उस पर क्या ध्यान दिया है प्रशासन ने, इसकी पूरी जो है निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी के अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पैरामीटर्स की बात की, तो क्या कोई पैरामीटर्स अभी निर्धारित किए गए हैं या जांच पड़ताल होने के बाद उन पैरामीटर्स को निर्धारित किया जाएगा जिसके आधार पर तमाम हॉस्टल्स का संचालन होगा? देखिए, अभी जो सरकार की तरफ से जो है ऐसा कोई स्पेसिफिक मानक जो है वो, हालांकि आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई मानक है, लेकिन जो सोर्स बताते हैं कि मानक है और उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। जी, ये पूरा मामला वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अब आगे कैसे एक्शन लिया जाता है और कैसे दिशा निर्देश गर्ल्स हॉस्टल्स को दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखें। बढ़ते आगे, बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। हॉस्टल के कमरे नंबर 305 में छात्रा रहा करती थी, उसके साथ दो और भी छात्राएं रहती थी। दोनों छात्राएं सोमवार को क्लास करने चली गई, लेकिन वो कमरे में ही पढ़ाई कर रही थी। जब दोनों छात्राएं क्लास से लौटी तो कमरा अंदर से बंद हुआ था। काफी देर के बाद दरवाजा खुला ही नहीं तो हॉस्टल के स्टाफ को बुलाया गया, जबरन दरवाजा तोड़ा गया और बाद में पुलिस की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारा गया। इंजीनियरिंग की छात्रा मुजफ्फरपुर के सकरा की रहने वाली थी। सितंबर 2024 में ही उसका नामांकन हुआ था। परिजनों के अनुसार 27 जनवरी को ही वो अपनी मौसी के यहाँ से लौटी थी। छात्रा ने कभी परिवार के साथ किसी तरह की परेशानी की चर्चा नहीं की थी।
के 2 क्लास गए थे, एक नहीं गए थे, एक नहीं गई थी। 2 बजे से हम लोग का क्लास था, फिर 2 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक लगभग क्लास किए, फिर वापस आए तो गेट ओपन करने का कोशिश की, जो कि मेरे से नहीं हो पाया। फिर सीनियर मैम लोग, अगल बगल की जितनी भी मैम या बैचमेट्स थी, सब आई, फिर सब मिलके खोल रहे थे, फिर भी नहीं खुला। फिर वार्डन आंटी को कॉल किया गया, वार्डन आंटी आई, फिर वार्डन आंटी फिर गार्ड्स अंकल लोग को लेके आए, फिर वो लोग खोले। तो जब खुला गेट तो देखिए कि वो खत्म हो चुकी है। बस सबसे भी कॉल नहीं किया। क्या बताई कॉल करके? कि आपकी लड़की को फांसी लगा कर मर चुकी है, आप आइए। लोग जैसा ही सुने घर से चल दी। आपसे कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार हमसे बात हुई थी रविवार के 9 बज के कुछ मिनट पे बात हुआ, तो वीडियो कॉलिंग तो बहुत अच्छी से बात की हम लोग से, कोई दिक्कत नहीं। घर से कब आई? घर से आई थी 27 तारीख को सवेरे में आई थी। घर पे कुछ बीमारी आई? और घटना स्थल पर आने से पहले उस डेड बॉडी को प्रशासन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। हम उस डेड बॉडी का मूवमेंट हम लोग देख नहीं पाए, और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इसको उच्च स्तरीय जांच की जाए। काहे कि बार बार इस कॉलेज से हमको मिला है सुनने का, जो हर साल इसी प्रकार घटना होती रहती है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। श्रीकांत, क्या जानकारी है आपके पास? अभी पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और कब ये सब कुछ हुआ? दरअसल ये लड़की जी खुशबू कुमारी नाम है इनका, और कल दोपहर में ये क्लास नहीं की इनके साथ। इनकी रूममेट जो है वो लोग क्लास नहीं लौटी, तो रूममेट ने देखा कि रूम अंदर से बंद था। काफी मशक्कत के बाद गेट को तोड़वाया गया, तो खुशबू की लाश अंदर में फंदे से लटकी हुई पड़ी थी। तो उन्होंने परिजन को सूचना दी, और उसके बाद जो है परिजन उनके पहुंचे हैं काफी लेट से, और पुलिस पहुंची। पुलिस जो है स्पेशल टीम को बुलाई और सारा साक्ष्य वहां पर इकट्ठा करवाया गया। परिजन को सूचना दिया गया, परिजन काफी लेट पहुंचे हैं, तो पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम करा के सब जो है तो परिजन को सौंपा है। परिजन का कहना था कि पुलिस क्या एक्शन ले रही है? श्रीकांत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैसे ये सब कुछ हुआ। इसकी जानकारी तो हमने अपने दर्शकों को दी, लेकिन ये बताइए कि अब पुलिस की तरफ से अब तक क्या एक्शन लिया गया है? फिलहाल एफएसएल जो है तो साक्ष्य वहाँ जुटाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबकी निगाहें टिकी हुई है। पुलिस के द्वारा कहा गया है कि हम लोग जाँच कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में छात्रा की मौत पर अब सुलगते सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रा ने खुदकुशी कर ली? ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस के पहुंचने से पहले दरवाजा क्यों तोड़ा गया? ये भी एक सवाल है। बढ़ते आगे, मोतिहारी में नकली नोट के मामले बढ़ने और नकली नोट के तस्करों की सक्रियता ने अब केंद्रीय एजेंसियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। पिछले दिनों मोतिहारी के मुफस्सिल थाना इलाके में फेक करेंसी बनाने वाले एक व्यक्ति रवि श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। वहीं उसी की निशानदेही पर हरैया थाने की पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी ने नेपाल के बड़े तस्कर को सीतामढ़ी के मेजरगंज से 18,500 भारतीय फेक करेंसी, 25 लाख नेपाली फेक करेंसी के साथ कई कागजात, लिंक, प्रिंटर, कई केमिकल को जब्त किया है। गिरफ्तार फेक करेंसी गिरोह के मोतिहारी पुलिस की को कई इनपुट मिले थे, जिस आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है और फिलहाल जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग नेपाल से जो है भारत की सीमा में जाली नोट लेकर प्रवेश करने वाले हैं, और इसमें जिला पुलिस, डीआईयू, एसटीएफ और एसएसबी की एक संयुक्त टीम बनाई गई, और इस टीम के द्वारा जो है दोनों तस्करों को इंटरसेप्ट किया गया। और इस पूरी कार्रवाई में कुल 10 जाली नोट के तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से 4 जो है वो नेपाल के तस्कर हैं, और 6 जो हैं वो भारतीय हैं, जो सीतामढ़ी, मोतिहारी, मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। और इनके पास से जो है करीब 25 लाख जो है फेक नेपाली करेंसी बरामद किया गया है, और 18,500 जो है फेक इंडियन करेंसी बरामद किया गया है। साथ ही 3-4 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं, और इन सभी तस्करों का जो है पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। और देखिए अगली खबर पूर्वी चंपारण से सामने आ रही है, जहां इन दिनों अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल इलाके में बुलडोजर से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले जगहों को खाली कराया गया।
पीले पंजे वाले बुलडोजर ने अतिक्रमण वाली जगह पर बने मकान को तोड़ा है। अपने पीले पंजों से बुलडोजर ने अतिक्रमण को खाली किया है। लगातार पूर्वी चंपारण में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रक्सौल अनुमंडल के नगर परिषद इलाके में भी बुलडोजर से अतिक्रमण करने वाली जगह को खाली कराया गया। बढ़ते आगे, भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। हनुमान मंदिर में चोरी हुई है। चोर गहने और दान पेटी लेकर मौके से फरार हो गए हैं। इनसे 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। जोगसर थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर चौक पर स्थित हनुमान मंदिर में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंदिर में मां वैष्णवी के आभूषण और दान पेटी को लेकर चोर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मंदिर के पुजारी जब सुबह मंदिर खोलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला एक तरफ से टूटा हुआ है। मां वैष्णवी के आभूषण गायब हैं। दान पेटी भी चोर उठाकर लेकर चले गए। चोरी की घटना के बाद लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सूखा नशा करने वाले लोग चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस चौकी में जवान की तैनाती होती तो चोरी की घटना नहीं होती। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चोरी का सबसे बड़ा कारण है आजकल समाज में जो नशा वाला, जो पुड़िया वाला चल रहा है, वही लोग चोरी होने की संभावना है। हाँ, इसके पहले भी चोरी हुई था, आधा लाख मिला था थाना में। बार बार हो रहा है। प्रशासन द्वारा यहाँ पर फाड़ी होने के वजह से भी सुरक्षा नहीं दिया जाता है। सुरक्षा दिया जाए यहाँ पर, और मंदिर की भी सुरक्षा दिया जाए। लगभग सुबह 6:30 बजे हमने मंदिर का मेन गेट खोला तो रोजाना की तरह मंदिर धोने के लिए आए तो देखे, हमने पर्दा हटाए तो देखे कि मैया का जेवर दान पेटी गोल। हमने सबसे पहले पूरे समाज को जानकारी दिए, फिर आदमपुर थाना में जाए। इससे पूर्व भी चोरी हुआ था अष्टधातु का नाग, जो कि थाना में केस दर्ज हुआ, चोर भी गए। इससे पूर्व बगल में पुलिस चौकी है, इसके नाता संतरी रहता है, ड्यूटी रहता है। आज संतरी रहता है तो इस तरह का घटना नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।